नमस्कार मित्रों, मैं हूं सीए तेजस अंधारिया भावनगर गुजरात से। कुछ दिनों पहले मैंने चैनल पे एक ओपिनियन पोल रखा था जिसमें मैंने आपको अलग अलग 5 विषय दिए थे और आप ही से पूछा था कि आप ही वोट दीजिए कि आपको इनमें से किस विषय पे पहला वीडियो चाहिए। तो उसमें से मुझे सबसे ज्यादा वोट्स मिले थे लाइफ इंश्योरेंस टैक्सेशन इन इंडिया के बारे में। तो उस पे मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 बना के यूट्यूब पे रख दिया है, वो आपने देख ही लिया होगे। और अभी दूसरे नंबर पर हम बनाने जा रहे हैं वीडियो, उस विषय का नाम है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हम जानेंगे। और वैसे भी आज है 22 दिसंबर यानी कि नेशनल मैथमेटिक्स डे। हमारे महान मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन की जन्म जयंती है। तो चलिए आज देखते हैं ये चक्रवृद्धि ब्याज का वीडियो। इस वीडियो में मैंने नॉर्मल कंपैरिजन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से लेके कई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में गिनती और उसके बाद थंब रूल्स दिए हैं। तो आपको ये सभी सेक्शन अलग अलग लिंक मिल जाएंगे। देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। तो टाइम स्टैम्प में आप किसी भी टाइम स्टैम्प पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन में जाके, तो आप इस वीडियो के उसी पार्ट में पहुंच जाएंगे और सीधा वही पार्ट आप देख सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो मित्रों, पहले देखिए ये किस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज गिना जाता है, ये पहले देख लेते हैं। देखिए ये जो कॉलम है इसमें अलग अलग वर्ष दिए गए हैं। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट काउंट किया गया है और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज काउंट किया गया है। और हम डिफरेंस भी देखेंगे। तो देखिए हमने अगर 100 रुपया लगाया हुआ है ब्याज पे और 10% के हिसाब से हमको अगर ब्याज मिल रहा है उसके ऊपर, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 10 रुपया होगा। और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट भी पहले साल में तो उतना ही होगा। लेकिन फर्क कब से बनेगा, देखिए फर्क अगर बनेगा तो वो बनेगा दूसरे साल से शुरू हो जाएगा। दूसरे साल में क्या होगा, साधारण ब्याज इसी तरह से गिना जाएगा। 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 10% से और वहां पे आएगा आंसर 10%। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में अब यहाँ पे डिफरेंस खड़ा होगा। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा कि 100 पे तो 10% मिलेगा ही प्रिंसिपल पे, लेकिन हमको जो पहले ब्याज मिला था इससे पहले के साल में उस ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा। मतलब कि जो 10 रुपया ब्याज मिला था उस पे 10% भी मिलेगा। तो टोटल मिलेगा अभी 10 की बजाय 11%। मतलब कि अगर हम डिफरेंस निकाले तो साधारण ब्याज के मुकाबले चक्रवृद्धि ब्याज हमको 1 रुपया ज्यादा मिलेगा दूसरे साल में। अभी आते हैं तीसरे साल में, साधारण ब्याज इसी तरह से चलता रहेगा 10-10 रुपया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा कि प्रिंसिपल अमाउंट पे मिलेगा, उसके बाद पहले 2 साल के जो ब्याज के आंकड़े थे उसके टोटल पे भी तीसरे साल में ब्याज मिलेगा। तो कुल मिला के बनेगा वो 12.1। तो 12.1 है वो जो, उसमें से अगर 10 को हम काट लेते हैं तो वहां पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट हमको मिल रहा है 2.1 का। इसी तरह से अगर हम 10वें साल में चले गए तो 10वें साल में ये डिफरेंस देखिए बढ़ के काफी आगे आ गया है। तो उसमें कितना हो गया, 23.57 है। उसमें से अगर हम 10 को काट लेंगे साधारण ब्याज को तो आप देख सकते हैं कि डबल से भी ज्यादा हो गया है। या कुल मिला के अंतर हो गया है 13.57 का अभी। उसके बाद देखिए ये क्वार्टरली कंपाउंडेड इंटरेस्ट बोलते हैं इसको। हम अगर बैंक में एफडीआर रखते हैं तो ज्यादातर बैंकों में क्या होता है कि क्वार्टरली कंपाउंड किया जाता है इंटरेस्ट को, यानी कि क्वार्टरली बेस पे, तिमाही बेस पे इस पे इंटरेस्ट दिया जाता है। देखते हैं एक एग्जाम्पल। 100 रुपये हमने रखे हैं, 10% के हिसाब से उस पर ब्याज मिल रहा है। लेकिन अभी हम गिनेंगे सिर्फ जनवरी से मार्च तक का, पहले क्वार्टर का। तो वो 4 से अगर हम डिवाइड कर देंगे उसका चौथा भाग, क्योंकि ये साल का चौथा भाग है, 3 महीने की हम बात कर रहे हैं जनवरी से मार्च तक की। तो जनवरी से मार्च तक के 3 महीने का ये जो साल का चौथा भाग हुआ है उसका इंटरेस्ट हुआ सिर्फ 2.5, 10 का चौथा भाग। लेकिन अभी क्या होगा, इसके बाद का जो क्वार्टर रहेगा अप्रैल से जून का, उसमें ₹100 पे तो इंटरेस्ट मिलेगा ही, लेकिन जो इसके पहले क्वार्टर का इंटरेस्ट था 2.5 उसके भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो कुल मिला के इंटरेस्ट होगा और उसका भी हम चौथा भाग तो करना शुरू ही रखेंगे, क्योंकि हम जो इंटरेस्ट गिन रहे हैं वो एक क्वार्टर के बारे में गिन रहे हैं। तो वो हुआ 2.56। अभी आप जानते ही है कि तीसरे क्वार्टर में होगा क्या, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ जोड़ दिया जाएगा पहले 2 क्वार्टर के इंटरेस्ट को और उस सारी रकम पे हमको अभी इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन ये सालाना इंटरेस्ट रेट है 10%, तो हमको सिर्फ एक क्वार्टर का गिनना है। तो हम फिर से उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो मिलेगा 2.63। और चौथे में
तीनों पहले क्वार्टर जो थे वो तीनों क्वार्टर के ब्याज को जोड़ देंगे प्रिंसिपल के साथ और उसका सालाना इंटरेस्ट निकालेंगे और फिर से उसका एक चौथाई कर देंगे क्वार्टरली गिनने के लिए, तो वो मिलेगा इतना। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि 10% पर एनम की जगह हमको 10.38% पर एनम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो इस तरह से ज़्यादातर बैंकों की एफडीआर पे ब्याज गिने जाते हैं। तो ये हुआ क्वार्टरली कंपाउंडिंग। और अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल, जिसमें कि हम निवेश करने वाले हैं 1,00,000 रुपए का अभी, और हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट एज्यूम किया है 12% का। तो इसके हिसाब से ये अमाउंट हर साल ब्याज के साथ कितनी होती रहेगी, हम अभी कंपाउंड इंटरेस्ट ही गिनेंगे, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट नहीं गिनेंगे। तो अभी कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से पहले साल के अंत में देखिए ये 12,000 को मिला के 1,12,000 टोटल अमाउंट हो रही है और इंटरेस्ट हो रहा है 12,000। लेकिन दूसरे साल में ब्याज के साथ ये आंकड़ा जो है वो बन रहा है 125,440 का, यानी कि ब्याज हमको मिल रहा है 13,440 का। तो इस तरह से देखिए ब्याज पे ब्याज मिल रहा है, उसकी वजह से ब्याज जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, जिससे कि हो क्या रहा है कि अगर हम छठे वर्ष के अंत में देखें तो हम नियरली डबल अमाउंट कर रहे हैं। हमने जो अमाउंट रखी थी 1,00,000 की वो नियरली डबल होने को आ गई है छठे साल के अंत में। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 10वें साल के अंत में, यानी कि अगले 4 ही साल में ये अमाउंट जो है वो आप देख सकते हैं कि 3 गुनी से भी ज़्यादा हो गई है। अगले 2 साल में ये 4 गुनी होने को आई है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि कम डिफरेंस में कम साल के अंदर ये बढ़ती ही जा रही है, और कुछ साल के बाद तो आप देख सकते हैं कि हर साल 1-1 लाख तो कंटिन्यूसली बढ़ते ही जा रहे हैं। और उसके बाद के कुछ सालों में आप देख सकते हैं कि हमने ओरिजिनली जो 1,00,000 रुपया रोका था उसके सामने हमको इंटरेस्ट ही 1,00,000 से ज़्यादा का 2-2 लाख 3-3 लाख मिलना शुरू हो गया, और वो अमाउंट कहाँ पे जा पहुंची वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह से ये इंटरेस्ट की कॉलम भी जो ऑब्जर्व कर सकते हैं आपके, पहले इंटरेस्ट सिर्फ 12,000 से शुरू हुआ था 12% के हिसाब से, लेकिन ब्याज पे जो ब्याज मिल रहा है उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि 20वें साल में प्रिंसिपल अमाउंट जितना हमने रखा था 1,00,000 उतना तो सिर्फ हमसे ज़्यादा तो उसके ब्याज मिल रहा है। और उसके बाद 26वें साल में प्रिंसिपल अमाउंट हमने रखा था 1,00,000 तो उससे डबल का तो सिर्फ ब्याज मिल रहा है, और 30वें साल में वो ब्याज 3 गुने से भी ज़्यादा हो रहा है प्रिंसिपल अमाउंट के। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। चलिए अगला केस स्टडी देखते हैं। इसमें मैंने अलग अलग 3 केस को कंपेयर किया है। हर एक केस में सेम चीज़ ये है कि 1,00,000 रुपया ही इन्वेस्ट किया गया है, लेकिन मान लीजिए कि केस 1 में अगर हमको ब्याज जो मिल रहा है वो सिर्फ 12% के हिसाब से ही मिल रहा है और 30 वर्ष तक हमको इस रकम को इन्वेस्ट करके रखना है, तो 30वें साल के अंत में हमको मैच्योरिटी इन अमाउंट कितना मिलेगा, तो वो 12% के कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से मैच्योरिटी अमाउंट बन रहा है वो इस रकम का 30 गुना बन रहा है, लेकिन ईयरली ये 30 टाइम्स हो गया है, तो 29,95,992 मिल रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि 12% की जगह हमको सिर्फ 1% इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, अगर 13% मिल सकता है, तो ये अमाउंट कहाँ तक जा पहुँचेगी, देख सकते हैं कि ये 30 गुनी से लेके अभी 40 गुना तक होने को आई है। इतना ज़्यादा इफेक्ट सिर्फ 1% के इंक्रीज से पड़ जाएगा। इसे बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसी तरह से केस 3 में देखिए मैंने और 2% बढ़ा दिए, तो ये अमाउंट जाके कितनी हो रही है, देखिए 66 टाइम्स नियरली हो रही है। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पहले केस में से दूसरे केस में मैंने सिर्फ 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाया, तो पहले केस में जो मैच्योरिटी अमाउंट हो रही थी उसके मुकाबले दूसरे केस में जो मैच्योरिटी अमाउंट हो रही है वो 1.31 टाइम्स हो रही है। और जैसे ही 2% और बढ़ाया, मतलब कि 12% के मुकाबले अगर मैंने 15% लिख दिया, तो उसके हिसाब से जो मैच्योरिटी अमाउंट बनती है वो पहले केस के हिसाब से 2.21 टाइम्स हो रही है। मतलब कि 3% भी अगर इंटरेस्ट हमको ज़्यादा मिल रहा है तो हमारी जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो दुगने से भी ज़्यादा हो जाती है। यह बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अभी देखते हैं हम कुछ सामान्य नियम यानी कि थंब रूल्स। थंब रूल में से देखिए पहला 72 का थंब रूल शायद आप जानते होंगे कि अगर कोई हमको बोल रहा है कि इतने साल में आपके पैसे डबल हो जाएंगे, तो हम कैसे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। अगर हम कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं तो देखिए अगर हमको कोई बोल रहा है कि ये पैसे आपके जो है वो 9 साल में हम डबल करके देंगे, तो हमको यह थंब रूल अप्लाई करना है कि 72 डिवाइडेड बाय, वो आदमी बोल रहा है कि 9 साल में डबल, तो उसको 9 से डिवाइड कर देंगे 72 को, तो आंसर आएगा 8।
तो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट है वो करीबन 8% होगा, करीबन। उसी तरह से उसका उल्टा गिनती भी हम कर सकते हैं कि अगर कोई हमको बोल रहा है कि इंटरेस्ट का जो रेट है वो मैं आपको दूंगा 8%, तो आप जान सकते हैं कि कितने साल में ये अमाउंट डबल होगी। तो 72 को हम डिवाइड करेंगे 8% के हिसाब से, तो 72 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो आंसर आएगा 9, यानी कि नियरली 9 साल में ये जो अमाउंट हमने रखी होगी वो डबल हो जाएगी, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 8% से वो बढ़ती रहेगी तो ये है एक थंब रूल। अगर इसी 72 का जो रूल है उसको हम मोर स्पेसिफिक करना चाहते हैं, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो एक्चुअल रेट कंप्यूटर गिनेगा उससे हैं, तो ज़्यादा नज़दीक लाने के लिए हमको 72 की जगह पे 69 का रूल अप्लाई करना होगा। तो 69 का रूल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है 72 के रूल के मुकाबले, लेकिन उसका रिजल्ट है वो थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट होगा। इसमें भी क्या है कि देखिए 69 को डिवाइड करना है किससे, डिफरेंस से। किसका डिफरेंस, तो जितने साल की बात हो रही है उतने साल माइनस हमको करना पड़ेगा 0.35, तो जो आंसर मिलेगा वो हमको रेट मिलेगा कि इतने रेट से ये अमाउंट डबल हो जाएगी। और अगर हम ये निकालना चाहते हैं कि अमाउंट तो डबल हो रही है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है, लेकिन कितने साल में वो डबल होगा उसका एक्यूरेट आंसर चाहिए, तो ये 69 का रूल इस तरह से हमें काम में लगेगा कि 69 डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट, जो भी अमाउंट आएगी उसमें आप ऐड कर दीजिए 0.35, तो आपको ईयर्स में आंसर मिल जाएगा। तो ये हुए थंब रूल। और अब देखते हैं इस वीडियो की सबसे इंटरेस्टिंग थिंग, यानी कि डबलिंग मैथमेटिक। तो इसमें क्या करना है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को मैं बोल रहा हूं कि उस व्यक्ति को मुझे आज मतलब पहले दिन सिर्फ 1 पैसा देना है, दूसरे दिन वो व्यक्ति मुझे देगा 2 पैसे, तीसरे दिन उसके डबल 4 पैसे, मतलब अगले दिन जो उसने अमाउंट दी है उसके मुझको डबल करके देना होगा दूसरे दिन में उसको। तो इसी हिसाब के अगर वो मुझे पैसे देता रहेगा कितने दिन तक, सिर्फ 30 दिन तक देने हैं, तो मैं 30वें दिन के अंत में मुझे जब वो अपना पेमेंट कर देगा तो मैं उसको उसी समय पे 1 करोड़ रुपए दे दूंगा, ऐसा मैं उसको बोल सकता हूं। तो ये कैसे पॉसिबल है, सोचिए आप, सिर्फ 1 पैसे से ही स्टार्ट करना है और हर दिन में डबल करते जाना है, तो 30 दिन तक ऐसा सिलसिला हमको शुरू रखना है। तो देखिए 17वें दिन पे भी ये 1000 रुपया तो बन ही नहीं रहा, तो सामने वाला कॉन्फिडेंट रहेगा कि इसमें कुछ ज्यादा अमाउंट होगी नहीं। लेकिन उसके बाद आप देखिए अगर वो 25वें दिन तक भी पहुंच जाएगा तो वहां पे भी करीबन 1.5 लाख रुपये ही हो रहे हैं, तो वहां पे भी वो कॉन्फिडेंट रहेगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा आप देख सकते हैं कि तो जब 30वें दिन वो व्यक्ति हमको पेमेंट करेगा तो जो राशि बनेगी वो बनेगी 1,07,00,000 से भी ज्यादा, जिसमें से हम इजीली उसको 1 करोड़ रुपया दे सकते हैं, फिर भी हमारे पास काफी सारी रकम बचेगी। हाँ तो मित्रों, कैसा लगा ये वीडियो, ये इस वीडियो के कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही हमारे अलग अलग विषयों पे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।